कम हुआ है और जब उत्पादन कम होता है तो जाहिर सी बात है मार्केट का जो विस्तार है हो नहीं पाता है। मार्केट पर उसका खासा प्रभाव पड़ता है, बेरोज़गारी में बढ़ोतरी होती है और कुछ ऐसे ही जो कालखंड है पिछले 2 वर्षों का हमने देखा कि किस तरीके से बेरोज़गारी में बढ़ोतरी हुई है। देखते हैं जो बजट है, देश का बजट है, आम बजट है, वो किस तरीके से होने वाला है, किन किन वर्गों को राहत देगा, व्यापारियों को, महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को। देखते हैं उसमें क्या कुछ रहेगा, व्यापारियों को ख़ास तौर से कितनी राहत मिलेगी, क्योंकि व्यापारी लगातार अपनी डिमांड को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं और हर किसी को एक उम्मीद है, ख़ास तौर से टैक्स स्लैब कैसा रहने वाला है, टैक्स स्लैब में कितना बदलाव किया जाएगा, क्या कोई नया कर लगाया जाएगा, क्या पुराने कर को ख़त्म किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें रहने वाली है। और इस वक्त हमारे सहयोगी जोधपुर से अरुण हर्ष जुड़ रहे हैं। अरुण, बताइए जोधपुर में, और आपको बता दें बहुत सारे हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अरुण हर्ष जोधपुर से, हिमांशु मित्तल कोटा से, अंकित तिवारी जयपुर से, रौनक व्यास बीकानेर से, अविनाश जगनावत उदयपुर से जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अंकित आपके पास आना चाहूँगा। आपने व्यापारियों से बात की है, व्यापारियों की क्या उम्मीदें हैं? देखिए, बजट एक सालाना प्रक्रिया है जो देश के हिसाब किताब को संसद में रखती है, लेकिन बजट आशंकाओं और उम्मीदों दोनों को साथ लिए चलता है। कुछ नए टैक्स लगने होते हैं और कुछ पर टैक्स रियायतें दी जानी होती हैं। सरकार एक बकेट की तरह इस्तेमाल करती है कि कुछ इसमें से लिया और कुछ वहां दिया। लेकिन इस बार चूंकि पिछले 2 साल से कोरोना संक्रमण के चलते आर्थिक रफ्तार मंद है, आर्थिक लिहाज से न केवल आम आदमी को, नौकरी पेशा को, साथ ही छोटे छोटे उद्यम चलाने वाले या बड़े औद्योगिक घराने, सबको टैक्स में रियायत की उम्मीद है। टैक्स का जाल जिस तरीके से माना जा रहा था कि जीएसटी आने के बाद सुधरेगा, उसमें भी अभी व्यवस्थाएं ठीक नहीं हुई है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ICAI जयपुर चैप्टर के पूर्व अध्यक्ष और CSCL यादव साहब हैं। यादव जी, किस तरीके का बजट आप देख रहे हो? क्योंकि सरकार का पिछला बजट हम माने तो 34,83,236 करोड़ रुपए का था। एक बड़ा बजट था जिनमें एग्रीकल्चर की बात करें, वित्त की बात करें, डिफेंस की बात करें या अन्य सेक्टर, वहाँ थोड़ा थोड़ा दिया गया था। स्पोर्ट्स का, स्टार्टअप्स का कोटा घटाया गया था। इनोवेशन को लेकर और ख़ास तौर पर जो वैज्ञानिक गतिविधियाँ, स्पेस साइंस है, उन पे कोटा बढ़ाया गया था। इस बार सरकार के वित्तीय हालात कैसे, कुछ देने की स्थिति में है या केवल लिया जाएगा? नमस्कार जी राजस्थान के दर्शकों को। देखिए, बजट से बहुत उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि ये 99% भारतीयों का बजट होगा, ये 1% इंडियंस का बजट होगा। यदि भारतीयों की बात करें तो आज देश में पिछले 2 साल में जो पेंडेमिक है उसके कारण से 99% भारतीयों की आमदनी में कटौती हुई है और उसका कहीं ना कहीं भारत की, देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। हर आदमी की खर्च करने की कैपेसिटी घटी है, उसकी पॉकेट में पैसा कम आ रहा है, आमदनी निरंतर गिर रही है। उस हिसाब से उम्मीद की जा रही है कि टैक्स में क्या रिलीफ दी जा सकती है, जीएसटी में जो आम आदमी को इफेक्ट करने वाली रेट्स है उसमें क्या कटौती की जा सकती है, उसकी भी उम्मीद की जा रही है। यदि इनकम टैक्स की बात करें तो हर आदमी उम्मीद कर रहा है कि इनकम टैक्स की जो टैक्स रिबेट की स्लैब है, एग्जम्पशन की स्लैब है, वो इस बार 2.5 लाख से बढ़नी चाहिए। दूसरा जो टैक्स रेट का स्लैब्स है 5%, 20% और 30% वाला, वो रेशनल होकर के 5, 10, 15, 20% के ऊपर आना चाहिए। तो ये उम्मीद है। इसके साथ ही जो सेक्शन 80C है जो डिडक्शन से रिलेटेड है, LIC की डिडक्शन है, PPF की डिडक्शन है, वो लिमिट कई सालों से 1.5 लाख की चली आ रही है। उस लिमिट में इजाफा होकर के 2.5 लाख या 3 लाख किया जाना चाहिए, ऐसा आम आदमी मान रहा है। तीसरी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को है जो गति नहीं मिल, यानी अंकित कहा जा सकता है कि जो व्यापारी हैं उनकी अपनी अपनी डिमांड है, उनकी अपनी अपनी ख्वाहिश है। देखते हैं कितना उनकी उम्मीदें पूरी होती हैं। और अरुण भी जुड़े हैं, हिमांशु भी जुड़े हुए हैं। और इससे पहले मैं अरुण के पास आऊँ, हिमांशु के पास चलते हैं कोटा। हिमांशु, आप बताइए कोटा में जो तमाम वर्ग के लोग हैं उनको क्या उम्मीदें हैं, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, महिलाएं हैं, किसान, युवा वर्ग, क्या सोचते हैं? देखिए कमरुद्दीन, जब भी बजट आता है तो निश्चित तौर पर जो उम्मीदें हैं वो हर वर्ग की होती हैं, हर तबके की होती हैं।
कोटा जिसे जाना जाता है एजुकेशन हब के तौर पर, यूथ की सिटी के तौर पर, पूरे देश भर से स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं। तो फिलहाल हम कोटा के ऐसे ही यूथ और ऐसे ही स्टूडेंट के साथ में है जो बजट से उम्मीद निश्चित तौर पर रखते हैं, क्योंकि बीते 2-3 साल में हमने कोरोना का दौर देखा है और जो बेरोजगारी है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ी है। क्या मानते हैं बजट को लेकर के, कितनी उम्मीदें हैं एज ए स्टूडेंट? जी, एज ए स्टूडेंट, एज ए यूथ, हमारी बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। गत 2-3 वर्षों से कोरोना ने बहुत विकट स्थिति पैदा कर दी है, स्टूडेंट्स के लिए भी और युवा वर्ग के लिए भी। काम का देख रहे हैं, रोजगार के अवसर भी काफ़ी कम हो चुके हैं। तो सरकार से 2 चीज़ों की मैं अपेक्षाएं करता हूं। एक तो जो विद्यार्थियों ने, जिन युवाओं ने अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को इस कोरोना काल में खोया है, तो उनके लिए सरकार कुछ योजनाएं बनाए, उनको आगे सरकारी नौकरियों में या कोई उनके लिए अवसर नए निकाले जाए, उनके लिए योजनाएं बनाई जाए। दूसरा, एक EWS का छात्र जो कि पिछड़ा वर्ग का छात्र माना जाता है, तो उनके लिए भी मैं ये मांग करता हूं सरकार से, सरकारी नौकरी से लेकर हर वर्ग में उनको उचित से उचित जो देना चाहिए लाभ। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जो MSME उद्योग है, लघु उद्योग है, लघु उद्योग जो कि कोरोना काल में काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुके हैं, बहुत सारी जो बेरोजगारी हैं कंटिन्यू बढ़ रही हैं, उसके लिए सरकार को सबसे पहले जो लोन लेते हैं लोग, उनकी जो दरें हैं, ब्याज दरें, उनमें कमी करनी चाहिए। उसके साथ साथ किसानों के लिए जो 6,000 रुपये ईयरली देते हैं, उसकी जो डिमांड है, बहुत सारे डिमांड कर रहे हैं कि इसको 8 किया जाए, 10 किया जाए। मैं चाहता हूं कि इसकी डिमांड को 12 के ऊपर किया जाए। एज ए स्टूडेंट और एज ए गर्ल क्या सोचते हैं? आज का हर यूथ चाहता है कि वो प्रोफेशनली डेवलप हो, जिसके लिए सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब वैकेंसीज निकाली जानी चाहिए, इनकम टैक्स कम किया जाना चाहिए, GST कम किया जाना चाहिए। और आजकल बच्चे पढ़ते तो हैं, लेकिन स्टूडेंट सिर्फ पढ़े ही जा रहा है, उसको आगे ये नहीं होता कि फ्यूचर का ये फिक्स नहीं होता कि वो आगे जाके जॉब लगेगा। तो इसके लिए सरकार को ऐसी स्टडी कराई जानी चाहिए जो कि जॉब ओरिएंटेड हो। यस। मेनली जब बजट आता है तो हम देखते हैं कि मेनली इकोनॉमिक सेक्टर्स पे फोकस किया जाता है, बट एज अ यूथ मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि जैसे 2 साल से पेंडेमिक में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, टेक्नोलॉजी को एडवांस किया जाना चाहिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए, प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम जब तक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, हम कह तो रहे हैं कि इंडिया टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, बट अभी भी हम कहीं कहीं गाँव शहरों में देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई है। तो मेनली इस पर फोकस किया जाना चाहिए। क्या व्यू है? हाँ, हमारा यही कहना है राज्य सरकार से कि जिस प्रकार अभी कोरोना काल बीता है, सभी ने देखा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी लोग पिछड़ चुके हैं। क्या कहेंगे? आने वाले 24 घंटे बाद जो बजट है उसमें किसान वर्ग, युवा वर्ग, छात्र वर्ग और खिलाड़ी सब पूरी उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं सरकार यानी हम समझ सकते हैं हिमांशु कि युवाओं की जो उम्मीदें हैं, खास तौर से छात्र वर्ग है, उसकी अपनी अपनी एक अलग डिमांड है। देखते हैं इनकी उम्मीदों पर सरकार कितना खरा उतरती है। और रुख करेंगे जोधपुर का। हमारे सहयोगी अरुण हर्ष भी लगातार जुड़े हुए हैं। अरुण, आप बताएं, क्या उम्मीदें हैं लोगों को, जोधपुर वालों को कितनी उम्मीदें हैं आम बजट से? बिल्कुल कमरुद्दीन, बात करेंगे बजट को लेकर सबकी निगाह रहती है। वैसे हमारे साथ जोधपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट है योगेश बिड़ला, उद्यमी है नरेश जी, उनसे हम जानेंगे किस तरह से इस बजट में आप लोग उम्मीद करते हैं, क्या केंद्र सरकार से रियायत मिल सकती है, कहाँ किस सेक्टर को राहत मिलेगी? मैं जोधपुर के बारे में जब बताऊं तो जोधपुर में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जिसमें एक्सपोर्ट इंसेंटिव सारे खत्म कर दिए गए, वो रीइंस्टेट किए जाने चाहिए। सेकेंडली, सूर्यनगरी जोधपुर में सोलर प्रोजेक्ट्स का बहुत बड़ा इंस्टॉलेशन होता है। तो केंद्र सरकार ने जब चालू किया था सोलर प्रोजेक्ट तो 100% डेप्रिसिएशन एक्सेलरेटेड वे में मिलता था, अब उसको घटा के 40% कर दिया गया है। तो अगर सोलर और बिजली की इंडिपेंडेंस को बढ़ावा देना है तो डेप्रिसिएशन 100% कर दिया जाना चाहिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब हमारी सरकार स्टार्टअप, नए उद्यमियों और एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा दे रही है, परंतु हम देख रहे हैं अभी भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लोग अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके घूमते रहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन उनके लिए घूमते रहते हैं। इसको वन विंडो क्लियरेंस करके ईजी फंडिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि कर छूट तो आप तब देंगे जब कोई लाभ कमाएगा। उसके पहले जब लाभ कमाने की स्थिति में पहुंचने के लिए जो फंडिंग ज़रूरत होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई भी चीज़ को रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करना, जैसे सोलर प्रोजेक्ट में कुछ छूटें आप दे देते हैं, 5 साल बाद उसको रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज कर देते हैं तो प्रोजेक्ट एकदम फेलियर की कंडीशन में पहुंच जाता है। तो हम सिर्फ ये नहीं कहते कि आप कर की छूट दो, हम ये कहते हैं काम करने के लिए पहले बेस तो प्रदान करें। आप जोधपुर में मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है, आप उसमें ज़मीन अलॉटमेंट कर रहे हैं रियल करंट मार्केट रेट्स पे, पर उसके अलावा कोई इंसेंटिव नहीं है।
तो यही हमें अगर चाइना मॉडल एडॉप्ट करना हो तो हमें ज़मीन सस्ते दाम पर दे के बाकी सारी सुविधाएं, कर छूटें, इक्विपमेंट लोन और कर्मचारियों को दी जाने वाली लेबोरेटरी टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें देनी चाहिए। उद्यमी है नरेश सुराना जी। नरेश जी, किस तरह से देखते हैं इस बजट में, क्या उम्मीद करते हैं आप? पूरे जब भारत के अगर बजट की बात करते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि जब नए रोजगार सृजन आने चाहिए, रियल इस्टेट के में एक नया इसमें इनको देना चाहिए, छूट देनी चाहिए लोन के अंदर। आम जिस तरह से कोरोना वैश्विक महामारी है उसमें आम व्यक्ति के अपनी छत हो, उसमें रियल सेक्टर में इनको एक नई पॉलिसी के तहत लोगों को लाभ देना चाहिए, रोजगार के नए सृजन के करने चाहिए। बिल्कुल, तो रोजगार एक बड़ी समस्या है अरुण, रोजगार एक बड़ी समस्या है और रोजगार कहीं ना कहीं रोजगार में कमी आई है कोरोना काल में। हमने देखा भी किस तरीके से लोगों के रोजगार भी गए हैं। और चलिए रुख करेंगे अब सीधे उदयपुर का। हमारे सहयोगी अविनाश जगनावत भी जुड़ चुके हैं। अविनाश, आप बताएं उदयपुर वासियों की उम्मीदें क्या हैं इस बजट से? जी बिल्कुल, देखिए मेरे साथ देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और इन महिलाओं को बजट से काफी उम्मीद रहती है क्योंकि उनको अपने घर का बजट चलाना पड़ता है। सीधा मैं महिलाओं के साथ जुड़ूंगा। मेरे साथ में शहर की तमाम महिलाएं जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप किस तरह की उम्मीद करते हैं इस बार, किस तरह का बजट आना चाहिए? 1 फरवरी 2022 को हमारी केंद्रीय मंत्री सीतारमण जी अपना चौथा बजट पेश करिए। मोदी सरकार का यह 10वां बजट है। इस बजट से हमको बहुत उम्मीदें हैं। जैसे मैं टैक्स प्रोफेशनल हूँ तो इस मामले में मैं ये कहती हूँ कि जो दो कर प्रणाली हमारे यहाँ दो रिटर्न की हमने जो कार्य प्रणाली लगा रखी है उसको हाइब्रिड टैक्स मॉडल में परिवर्तित किया जाए। जैसे 51 करोड़ लोगों के पैन कार्ड है लेकिन कुछ 5-7 लाख लोगों ने ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको सरल पद्धति से बनाया जाए। ETC में भी छूट ज्यादा दी जाए, जैसे 1.5 लाख की छूट है तो उसको बढ़ा के अधिकतम 3 लाख किया जाए जिससे बजट को बढ़ावा मिलेगा। ATE में भी जैसे छूट 25,000 की है उसको 50,000 किया जाए क्योंकि कोरोना जैसी महामारी में सभी ने अपना इसमें इंश्योरेंस में अपना बजट को बढ़ाया है। बिल्कुल, यानी कि हम कह सकते हैं अविनाश, जो आकांक्षाएं हैं, महिलाओं की जो आकांक्षाएं हैं वो भी बढ़ी हुई हैं और हर किसी की, हर वर्ग की आकांक्षाएं इस बजट से बड़ी हैं। और चलिए रुख करेंगे अब बीकानेर का। हमारे सहयोगी रौनक भी लगातार जुड़े हुए हैं। रौनक, आप बताएं वहां पर बजट से कितनी उम्मीदें लोग कर रहे हैं? जी बिल्कुल कमरुद्दीन, देखिए बजट चूंकि उम्मीदों का बजट है, तमाम वर्ग जो है इंतजार कर रहा है इस बजट को लेकर के। और देखिए बात देश के बजट की साथ साथ बीकानेर की भी करेंगे क्योंकि देखिए देश के संसदीय कार्य मंत्री बीकानेर से आते हैं तो उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक एक्सपर्ट पैनल मेरे साथ है, एडवाइजरी पैनल जो है वो मेरे साथ है। डॉक्टर PS वोरा मेरे साथ है। देखिए देश में बड़ा नाम है, आर्थिक मामलों के जानकार विशेषज्ञ। सर क्या कहेंगे? देखिए उम्मीदें बड़ी है, तमाम वर्ग इंतजार कर रहा है कि कब सौगातें मिले, क्या कहेंगे? देखिए ये हमारी मोदी गवर्नमेंट का 8वां बजट है और मैं ये कहूँगा कि बहुत लोकप्रिय सरकार है, बहुत प्रसिद्ध हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। तो इस बजट के थ्रू एक आम आदमी की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन होने चाहिए। आम आदमी 2 समस्याओं पर बहुत बुरी तरीके से परेशान है और एक है बेरोजगारी की समस्या और दूसरी है महंगाई की समस्या। तो बेरोजगारी की समस्या के लिए मुझे लगता है इस बजट के थ्रू हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अपनी इकोनॉमी का मेन ड्राइवर बनाना चाहिए। 15 से 16% के आसपास ही GDP में वो कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम MSME को बहुत ज्यादा तादाद में आगे लेके आए, 140 करोड़ के मुल्क में सिर्फ 6-7 करोड़ MSME है जो आपको पता है 15 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। तो अब MSME के लिए क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि सरकार PPP मोड पे आए और कैपिटल खुद इन्वेस्ट करे। और टेक्नोलॉजी जो MSME के लिए एक प्रॉब्लम आती है तो मुझे लगता है सरकार एक पूल बनाए और बड़े कॉर्पोरेट्स आगे आके टेक्नोलॉजी में MSME को हेल्प करें। तो इसके थ्रू हो सकता है बेरोजगारी की समस्या का हल हो। और दूसरी समस्या जो महंगाई है, महंगाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखिए पिछले महीने भी 5.5% की रेट रही है और महंगाई के लिए सरकार को अब GST में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। ये जो 5, 12, 18, 28 की रेट है इसमें आप देखिए 5, 12, 18 तक मैक्सिमम फूड प्रोडक्ट्स आते हैं। सरकारें इस स्लैब को चेंज करें। और दूसरा अब एक ये भी प्रधानमंत्री जी से आशा है कि अब वो पेट्रोल, डीजल और LPG पे कोई डिसीजन ले लें क्योंकि अब 4 साल हो चुके हैं GST को आए हुए। अब ये एक्साइज और वैट इसमें से हट जाना चाहिए, इसको GST के स्लैब में आना चाहिए। और दूसरी बात, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि हमारी कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सिर्फ GDP का 0.7% खर्च होता है। अगर हम शिक्षा का नवीनीकरण करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे युवाओं को रोजगार मिले, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल रौनक, सही कहा इन्होंने कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी और महंगाई। और अगर बेरोजगारी को कम किया जाएगा
तो गरीबी भी जाहिर सी बात है कम होगी और एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि एमएसएमई वो सेक्टर है जहां पर रोजगार के बहुत सारे साधन हैं। आप सब बने रहिएगा। बहुत बहुत फिलहाल के लिए शुक्रिया। आगे जुड़ूंगा मैं आपसे, क्योंकि लगातार लोगों की आकांक्षाएं इस बजट से बढ़ी हुई हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।